आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति रायना। अब डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवा लिखने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। आईएमए ने सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बताया, मगर इससे आम आदमी को सस्ता इलाज मुहैया कराने की योजना पर पानी फिर गया है। करेंगे इसी पर खास चर्चा। जानेंगे सरकार ने सिर्फ जेनेरिक दवा लिखने का आदेश क्यों लिया वापस। क्या सरकार डॉक्टरों और दवा कंपनियों के नेक्सस के आगे झुक गई? अब आम आदमी के लिए इलाज सस्ता कराने की योजना का क्या होगा, इस पर चर्चा करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने की अनिवार्यता संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। एनएमसी के ताज़ा फैसले को सरकार की सस्ते इलाज की मुहिम को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। दरअसल इसी महीने एनएमसी ने सस्ते इलाज की दुहाई देकर सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखने संबंधी नियम जारी किए थे। एनएमसी का इसे लेकर तर्क था कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। ऐसे में सस्ती दवाओं के चलते गरीब गुरबों पर पीछे हटने की क्या वजह रही और इसका सस्ते इलाज पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल आईएमए और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस तरह के नियमों से मरीज की जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। साथ ही आईएमए की दलील थी कि केवल सस्ती होने के चलते जेनेरिक दवा को लिखना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। दवाओं की कीमतें तय करना सरकार का काम होता है। ऐसे में गैर जेनेरिक दवाओं को भी सरकार सस्ता कर सकती है। फिलहाल तो जेनेरिक दवा मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो भारत दुनिया भर को जेनेरिक दवाइयाँ मुहैया कराने में पहले नंबर पर है और कुल ग्लोबल जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में 20% का योगदान करता है, उसी देश में जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। हो सकता है कि कुछ कंपनियां जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर खरी न उतर रही हो, लेकिन अधिकांश कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ग्लोबल फार्मा के तौर पर देश की साख बढ़ा रही हैं। तो फिर जेनेरिक दवा निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कैसा गुरेज? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरी खबर के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राजीव सूद मेंबर हैं गवर्निंग काउंसिल एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल। डॉक्टर जयेश लेले वाइस प्रेसिडेंट आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर गोपाल दाबड़े प्रेसिडेंट ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटक। तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजीव सूद आप ही से होगा। क्योंकि आदेश ये वापस ले लिया गया कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक जो दवाइयां हैं प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके का गाइडलाइंस एनएमसी ने की थी, सामने रखी थी, ये जो यू टर्न लिया गया, जिस तरीके से एनएमसी ने फैसला पलटा है, क्या वजह रही है इसकी? ये सबसे पहले हर कोई जानना चाहता है। देखिए, आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है कि ये आदेश वापस ले लिया गया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया था उसको वापस लिया है, पर ये जो प्रोविजन है कि जो एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं किया गया है। इसको एडवाइजरी कंटिन्यू अभी से नहीं है, बहुत पहले से कंटिन्यू है और आज भी ये एडवाइजरी एप्लीकेबल है कि आपको जेनेरिक मेडिसिन लिखनी है, यू शुड राइट जेनेरिक मेडिसिन। ये वापस नहीं लिया गया है। सिर्फ जो एप्रीहेंशंस थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो प्रेजेंट किया और जो कई डॉक्टर्स के जी डॉक्टर सूद की थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से बात पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर वापस जरूर लिया गया है, लेकिन जो बातें कही गई थी उस पूरे ऑर्डर में वो अभी भी लागू होती हैं, जिस पर आपत्तियां आईएमए ने भी जारी की थी। डॉक्टर सूद, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दिए, मैं इसलिए डॉक्टर लेले के पास ही जाती हूं आपके इस जवाब के से सवाल निकालते हुए। डॉक्टर लेले, चलिए, जो आईएमए ने और जो फार्मास्यूटिकल जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी इस पूरे ऑर्डर पर एनएमसी के। अब उसको तो वापस ले लिया गया है,
सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस थी, किस तरीके की समस्याएं आपको लग रही थी इस पूरे ऑर्डर में कि जेनेरिक दवाएं पूरी तरह से ना प्रिस्क्राइब की जाए, अगर सस्ती दवाएं मिलती हैं लोगों को तो उसमें क्या दिक्कत होगी, ये जरा थोड़ा समझाइए। सस्ती दवाई देने का हमें कोई विरोध नहीं है। वी आर फॉर गवर्नमेंट दैट डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो सस्ती पेशेंट को मिले, एक बात बराबर है। लेकिन उसी के टाइम पे आपको ये भी देखना चाहिए कि वेदर दैट मेडिसिन वॉट एवर इज बीन गिवन, वेदर इट इज 100% प्योरिटी है, 100% इफेक्टिव है। और जिस तरीके से कंपटीशन में आज अगर जेनरिक दवाई के सामने दूसरी जो मल्टीनेशनल्स है और इवन इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो कंपनी है उनके साथ में अगर देखा जाए कि तो जेनरिक ड्रग भी गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी मात्रा तक उसमें डेफिशिएंसीज थी, ये गवर्नमेंट को भी समझ में आया था। हमारे पास कितने दवाई के ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जो कि जेनरिक ड्रग्स सस्ती है, ऐसा ये मानना हम टोटली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी जेनरिक दवाई भी कॉस्टली है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बड़ी अच्छी कंपनीज की दवाई है वो सामने उसके साथ में कंपटीशन में नहीं उतर रही है। तो उसी के साथ में जो आज तक हम लोग वो डॉक्टरों को उसकी दवाई लिखना काफ़ी कॉम्बिनेशन है, काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मतलब हर दवाई के में एक पर्टिकुलर टैबलेट में अगर 3 या 4 कंपोनेंट हो तो अलग अलग उसका ये कॉम्बिनेशन है, तो वो सब लिखना वो कम्बरसम है। ये हमने गवर्नमेंट को बताया, ये हमने एनएमसी को भी बताया। लेकिन गवर्नमेंट को अगर दवाई सस्ती करनी है कि तो दूसरी भी काफ़ी मात्रा है, जो टैक्सेस है, जीएसटी है, वो सब दवाई रेट्स टैक्सेशन कम करके जो इंटरनेशनल मार्केट से दवाई आती है वो कम करके गवर्नमेंट उसके ऊपर भी इफेक्ट दे सकती है, ये ऐसा हमारा प्योर मानना है। एट द सेम टाइम जेनरिक अच्छी दवाई मार्केट करने के लिए हमको आना चाहिए। तो आपका सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन को लेकर रहा है और किस तरीके से सरकार दवाइयों के जो दाम है कम कर सकती है। आपने पॉइंट सामने रखे क्योंकि डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ फिर से, और बात उनकी कट गई थी बीच में। डॉक्टर सूद, आप कह रहे थे कि ये गाइडलाइंस वापस तो ले लिए गए, आदेश वापस तो ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो रूल कह सकते हैं, नियम है, वो लागू होता है कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयां लिखनी होंगी। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है सर। नहीं, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जो आपके गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के और उससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको जेनरिक मेडिसिन लिखनी है, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए और उसके बाद उसको बोल्ड लेटर में लिखा जाए। ये सारे रूल्स हैं, पर ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये एक सुजेशन है जो कि करना चाहिए और जिसका सब डॉक्टर्स, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन हो या आईएमए हो या डीएमए हो या कोई भी एसोसिएशन हो, वो इसका स्वागत करते हैं और यही होना चाहिए। पर उसके साथ हमारा जो सेक्टर है वो फार्मा कंपनीज ही नहीं है, हमारे फार्मासिस्ट हैं, स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं और ऐसे भी मशरूमिंग है जो अपनी रॉ मटेरियल्स खरीद के उसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। जैसे उनको लगता है किसी पर्टिकुलर दवाई की डिमांड ज्यादा आ रही है और वो क्वालिटी की परवाह किए बिना उसको मार्केट में उतार देते हैं अलग अलग नाम से। और ये जो मशरूमिंग है इसको भी साथ साथ रोकना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे ब्रांडेड और केमिस्ट के ऊपर छोड़ देंगे और केमिस्ट के पास तो एक ही ब्रांड होगा, वो अपनी मन मर्जी करेगा, वो फार्मा कंपनी को भी ब्लैकमेल करेगा और डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी ब्लैकमेल करेगा। ये जो लखना रह गया इसको ठीक करके ये पूरा का पूरा जो आपका रेगुलेशन है इसको दोबारा लाने की जरूरत है और इसको लाना चाहिए। और शायद गवर्नमेंट भी इसीलिए थोड़ा सा हॉल्ट पे रखा है कि पहले पूरे सिस्टम को ठीक कर लिया जाए, उसके बाद डॉक्टर सूद आप कह रहे हैं कि इसको रिवर्क किया जाएगा। आप जो बात बता रहे हैं इन पूरी गाइडलाइंस को, और उसके बाद से रिवर्क करके फिर से लाया जाएगा। पर समझना बेहद ज्यादा जरूरी है डॉक्टर गोपाल दाभड़े आपसे, जो यहाँ पर एक नेक्सस की बात चल रही है डॉक्टर या फार्मा कंपनीज की, आखिरकार वो भी तो एक बड़ा मसला है यहाँ पर सर।
सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार आपके सामने रखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो एनएमसी का जो ऑर्डर था, ये ड्रग डॉक्टर नेक्सस बोलते हैं, इसको तोड़ने के लिए बनाया गया था। बट अब अभी जो हो गया है, यह दुर्भाग्य की बात है। ये ग्राहक का शोषण चलता रहेगा और ये जो सस्ती दवाएं हमारे ग्राहकों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा अब। जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि वो फिर से एक लॉ लाना चाहते हैं, कानून लाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 1975 में हाथी कमेटी, जिसका अध्यक्ष जयसुखलाल हाथी, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने सिफारिश किया था कि जेनरिक मेडिसिन को लाना चाहिए और फेज वाइज ये जो सारे ब्रांडेड मेडिसिन है उनको सब मार्केट से निकाल के उसके बदले में हमको ये जो जेनरिक मेडिसिन से लाना चाहिए। और सरकार ने भी एक सर्कुलर किया था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कंपनियों ने, औषध कंपनियों ने उसके ऊपर स्टे लाके उसको रद्द कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन को लाना चाहिए और ये सस्ते होंगे। लेकिन ये जो मुद्दा चल रहा है कि क्वालिटी के ऊपर, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमको क्वालिटी मेडिसिन चाहिए तो हमको एक अच्छा ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए इन प्लेस। जब तक ये ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तब तक हमको वो जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, वो क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा। देखिए, अभी मैं कर्नाटक राज्य से हूँ। हमारे यहाँ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अभी 2022 के अनुसार यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर 87%, जस्ट इमेजिन, इतने सारे 87% वैकेंसीज ड्रग इंस्पेक्टर्स के हैं। तो ये कर्नाटक राज्य का रेगुलेशन अच्छा कहा जाता है। जिस राज्य में रेगुलेशन अच्छा है वहां पर 87% की कमी है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो दूसरे राज्य में कैसा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। तो आप तमाम जो कमियां हैं, जो लूप होल्स है, वो यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। डेफिनेटली इसको जानना समझना जरूरी। लेकिन जो एक लॉबी जेनरिक मेडिसिन का विरोध कर रही है, ऐसा क्यों है सर? नहीं, इसके कई कारण हैं। एक दो बता सकता हूं मैं। एक तो वो कहते हैं कि वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हम लोग जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो पीएमबीजे के है, जो प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया है, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां भी हम लोग जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? सरकार क्यों दबाव में आता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चाहे आईएमए हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, इस दवा में क्यों आए? क्यों ग्राहक के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये साफ दिखता है कि उनका कुछ नेक्सस है। अभी क्या नेक्सस है? ये क्यों सरकार ने अभी क्यों, अगर वो वापस लेना ही था तो लाए क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर आप नए बिल, नए एक्ट लाना चाहते हैं तो अभी फिर इसको ये एक्ट, ये अभी जो रेगुलेशन लेके क्यों लेके आए? तो ये सारी मामला जो है, ये सवाल मैं जरूर अपने बाकी दो पैनलिस्ट से जानूंगी। आपने कुछ वाजिब पॉइंट्स उठाए हैं और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत दुनिया भर में जेनरिक दवाइयां मुहैया कराने में पहले नंबर पर आता है। कुल ग्लोबल जेनरिक दवाओं की सप्लाई में 20% का योगदान भारत का है और उसी देश में जेनरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर इतने बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कर रहे हैं खास चर्चा, क्या जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के आगे जो है उस पर भारी पड़ गई हैं? ये सब जानना समझना जरूरी, क्योंकि एनएमसी जो गाइडलाइंस निकाली थी कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रिस्क्राइब करेंगे जेनरिक मेडिसिन को, वो आदेश एनएमसी ने खुद ही वापस ले लिया है। क्योंकि डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ है, मेंबर गवर्निंग काउंसिल एनएमसी के। डॉक्टर सूद, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का इकोसिस्टम, और अभी से नहीं है सर, पिछले कई सालों से जेनरिक दवाओं के लिए बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने की बात की जा रही है। जब भी इस पर काम होने की शुरुआत होती है तो देखते हैं कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है या पूरा मामला फुस हो जाता है, चाहे उसको आप नेक्सस बोले या फिर चाहे कुछ और परेशानी बोले। आपकी नजर में दिक्कत क्या है सर? दिक्कत कहां से आ रही है? परेशानी कहां पर है? क्या इसमें सिर्फ हमारा इकोसिस्टम वीक है या फिर कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी, इंटरनेशनल वजहों की वजह से भी
इस ऐसे तरीके से इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा है जेनरिक दवाओं का? डॉक्टर सूद, आपके लिए सवाल था। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, बताइए। हाँ जी, ऐसा है कि इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर या किसी चीज की बात नहीं है। जेनरिक जो मेडिसिन है इंडिया में, जो ये सेक्टर है पूरा फार्मा सेक्टर, ये ठीक से रेगुलेटेड नहीं है। इसमें डॉक्टर्स की विलिंगनेस है, डॉक्टर्स तैयार हैं इसमें पूरी जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए। जैसा डॉक्टर लेले ने बताया कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जिसमें हो सकता है कि उसमें लिखने के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आए, क्योंकि एक दवाई में कई दवाइयां होती हैं जिनको लिखना इकट्ठा कई बार मुश्किल हो जाता है। पर जहां तक क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो सबसे ऊपर इसकी वजह रही है कि ये सारी प्रोसेस डिले हो रही है। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो अब काफी जेनरिक ब्रांड्स में जो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है वो बदल चुकी है, हमारी जेनरिक मेडिसिन आ चुकी हैं। जो है वो आपको तीन तरह के वो ब्रांडेड है, जेनरिक है, ब्रांडेड। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है जिसके अंदर हम सूद, इसको आपने बात की, सर जिम्मेदारी आ, किसकी बनती है? सर जिम्मेदारी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रांडेड जो दवाइयां हैं वो इसलिए सुपीरियर क्वालिटी मानी जाती है क्योंकि उसमें अच्छी रिसर्च लगी हुई है या फिर उसके पीछे अच्छा काम लगता है, और क्वालिटी जो है वो एक जेनरिक मेडिसिन की उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही, जिसके बेसिस पर ये पूरा मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर क्यों ना ब्रांडेड दवाओं को भी अफोर्डेबल बनाया जाए? सर जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये समझना जरूरी है सर। ये धारणा गलत है कि जेनरिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जब एक ही ब्रांड तीन तरह के वर्जन बनाता है, उसमें जेनरिक भी उतना ही अच्छा होता है फार्मा कंपनी जो देती है जो ब्रांडेड है। सबसे पहला इशू आता है कि हम ये तीन ब्रांड की परमिशन क्यों दे रहे हैं, जो सवाल उठाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जेनरिक जो है वो रॉ मटेरियल भी बनाए जा रहे हैं जिसका पेटेंट खत्म हो चुका है। और क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हम उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको पैकिंग करके टैबलेट्स बना के या उनको अपने ब्रांड में क्वालिटी इशू तो सर आप कह रहे हैं सर कि कोई भी ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, पर डॉक्टर लेले आपसे समझना चाहते हैं कुछ फर्क है ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में, क्योंकि क्वालिटी की यहाँ पर बात हुई है। डेफिनेटली फर्क है। मैं आपको एक गवर्नमेंट के एजेंसीज का, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, उसी के साथ में एक जस्टिस लेनिन कमीशन का एक रिपोर्ट आया था जिसके ऊपर ग्लिसरॉल ट्रेजेडी का एक केसेस हो गया था। तो वैसे कितने जो जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी का जितना कंट्रोल चाहिए उतना नहीं है, ये गवर्नमेंट भी मानती है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट खाली डॉक्टरों को बोलो कि जेनरिक लिखो और हाथ ऊपर करो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट का भी, केमिस्ट का भी जो रूल है कि जो बराबर दवाई लिखे वो दवाई उसी टाइम से देनी चाहिए। ये अगर जो तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक खाली डॉक्टरों के ऊपर जोर लगाने का कोई मतलब नहीं है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ डेफिशिएंसी, ये प्रूव्ड है, इसमें कोई मतलब आशंका की गुंजाइश ही नहीं है। डेफिनेटली देयर इज अ डेफिशिएंसी। लेकिन सोल्यूशन क्या है डॉक्टर लेले? मतलब अगर दवाइयों के दाम ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी है वो 10% जो है वो दवाइयों के जो दाम है वो बढ़ा सकती है। यहाँ पर दिक्कत है कि दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी जो लोगों की, आम लोगों की, वो अगर कम होती जाएगी तो समस्या तो जस की तस बनी हुई है। फिर हम जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो सर हम यही समझने का जो मंशा है वो ये है कि जिम्मेदारी सर किसकी बनती है, किस तरीके से ब्रांडेड दवाओं को भी अफोर्डेबल बनाया जाए? डॉक्टर लेले, गवर्नमेंट को दोनों तरफ से काम करना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कर्नाटक में 87% डेफिशिएंसी है इंस्पेक्टर की, तो उसी के साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटी को टाइट करे। मैन्युफैक्चरिंग जो ये छोटे छोटे यूनिट वहाँ बनते हैं उसको बंद करें, उनका लाइसेंसिंग रेगुलेट करें। और उसी के साथ में जो टैक्सेशन लगता है वो टैक्सेशन कम करो, तो ब्रांडेड की दवाई का भी कॉस्टिंग कम हो सकता है।
तो ये जो डेफिनेटली कर सकती है गवर्नमेंट, ये साथ साथ होना चाहिए, खाली एक उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो मल्टीपल उसमें एजेंसीज, मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो होने का चांसेस है, डेफिनेटली है। अगर जेनरिक दवाएं हम इतनी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विश्वास तो दुनिया का है हम पर, लेकिन हम ही विश्वास अपने पर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? डॉक्टर लेले। जेनरिक दवाई जो बाहर जाती है वो हम्म। भी कंपनी बनाती है और वो डेफिनेटली उसका, हाँ, तो जो जेनरिक दवाई जो बाहर जा रही है वो डेफिनेटली क्वालिटी उसका, और जो इंडिया में बेची जेनरिक जाती है वो एक ही कंपनी के दवाई का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे एक याद मतलब कंपनी जो छोटी मोटी कंपनी लाइसेंस निकाल के जो लाइसेंस दूसरे के पास से जो लाइसेंस बनाना है उसके ऊपर खाली एक टैक्सेशन देना है, लेकिन ब्रांडेड जो कंपनी है वो दवा सेम बनाती है, जो बाहर गांव बेचती है और वो इंडियन में बेचती है, तो वो फर्क है डेफिनेटली। जो ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक दवाई है वो उसका कॉस्टिंग, उसका क्वालिटी डेफिनेटली अच्छा है, कि क्वालिटी अच्छा है जो बाहर कंट्रीज में जा रही है, और हमारी कंट्री में जो सर जेनरिक दवाएं हैं क्या वो एक निम्न स्तर की दवा होती है? मैं इनफैक्ट डॉक्टर गोपाल दाभड़े से ये सवाल आगे बढ़ाना चाहूंगी सर। ओके डॉक्टर लेले, आप कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं डॉक्टर दाभड़े के पास जाऊंगी। हाँ, जो दवाई एक ही कंपनी बनाती है वो कंपनी का स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी कर चुकी है, उसका कंपनी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो छोटी मोटी मशरूमिंग जो उन्होंने भी जो बोला, मशरूमिंग कंपनीज का जिक्र किया, वो कंपनीज के ऊपर मैं बात करता हूँ कि रेगुलेटरी अच्छा होना चाहिए। सर डॉक्टर दाभड़े, यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि ये हर को जो पूरा सिस्टम है वो जैसा आपने बोला भी था कि एक दूसरे के साथ इतना गुत्थम गुत्था हो चुका है कि जो सही मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही कि जेनरिक जो ड्रग्स के जो इंडस्ट्री है वो कैसे बढ़ाई जाए। सर आपकी नजर में क्या सोल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर लेनिन ने बताया, ये लेनिन कमीशन नहीं, लेंटिन कमीशन है। ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो जस्टिस लेंटिन भक्तावर ने इसको हेड किया था। उन्होंने इस रिपोर्ट में जेनरिक मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन ये जो डाईएथाइल ग्लाइकॉल उसको कंटामिनेट हुआ था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो महाराष्ट्र के जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पूरे भ्रष्ट हैं। तो ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो आप ये पूछ रहे थे कि इसका क्या आगे क्या होना चाहिए। एक तो ऐसा है कि हमारे जो सिस्टम में है बहुत सारे इरैशनल एंड अनसाइंटिफिक मेडिकल कॉम्बिनेशंस हैं, जिसको अभी डॉक्टर लेले कह रहे थे कि अलग अलग से लिखना पड़ता है। ये अभी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक लिस्ट है, उसमें 375 ड्रग्स हैं, उसमें कितने कॉम्बिनेशन है? सिर्फ 27 और 28 आर कॉम्बिनेशन, रेस्ट आर ऑल सिंगल ड्रग्स। सो 90% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो रहते हैं, 90% जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं वो सिंगल ड्रग होने चाहिए। ये नहीं कि एक ड्रग में 3-4, ये कॉम्बिनेशन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। और दूसरी बात है, इसका क्या आगे होना चाहिए कि वो जेनरिक हो या ब्रांड हो या एक्सपोर्ट हो या देश में उपयोग आने वो दवा हो, एक अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये जो संस्था है ये ऑटोनॉमस होना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ पॉलिसी बनाने में ये काम उनका होना चाहिए, इसको चलाने में। डॉक्टर दाभड़े, यस सर इसमें अभी रेगुलेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत है? बहुत सारे दिक्कतें हैं। एक तो मैंने बताया कि बहुत सारे शॉर्टेजेस हैं स्टाफ के, और दूसरा ये है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर अगर कोई सब स्टैंडर्ड का दवा मेरे राज्य में पकड़ता है, अगर उसका उत्पादन दूसरे राज्य में हुआ है तो उसको वहां जाना पड़ता है, ये नहीं कि वो अपने दूसरे इसको बताएं। और तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार बहुत है, इसको खत्म करना है। और चौथी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो ड्रग इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस होता है और राजकारणियों का ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर इन्फ्लुएंस होता है, इसको पूर्ण तरह से खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल सर।
बिल्कुल, आपने सर बताया कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। सर समय बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर सूद मैं छोटा सा आपसे जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोगों की निगाहें इस बात पर थी जब सबने सुना कि सबको अफोर्डेबल दवाइयां मिल सकती हैं आपके इस गाइडलाइंस के बाद, और अब वापस जब ले लिया गया है, हर कोई ये जानना चाहता है। आपने बोला कि रिफ्रेम करके इसको फिर से लाया जाएगा, फिर से कब लाएंगे इस ऑर्डर को, जिसे देखिए मैंने आपको बताया कि जो हम्म। हाँ जी, जो जेनरिक मेडिसिन लिखने का ऑर्डर है वो वापस नहीं लिया गया है, सिर्फ जो इसको मैंडेटरी किया गया था उसको भी वापस लिया। और ये भी बात आपको बता दें कि जेनरिक मेडिसिन जो है अवेलेबिलिटी उसकी बैन नहीं की गई है, जेनरिक मेडिसिन मिल रही हैं, लोगों में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने की बात है। और जेनरिक मेडिसिन सरकार ने अभी अवेलेबल कराई हुई हैं। जो भी पेशेंट और जो भी पब्लिक जेनरिक मेडिसिन लेना चाहती है उसके लिए अमृत, जन औषधि और स्टोर्स हैं, वहां पे खुले जेनरिक मेडिसिन मिल रही हैं। इसमें सिर्फ अवेयरनेस की बात है कि जेनरिक मेडिसिन लेनी है। इसमें ऑर्डर फिर से लाएंगे सर, छोटा जवाब सर, ऑर्डर फिर से लाएंगे, ये रेगुलेशन फिर से लाया जाएगा? ये रेगुलेटरी फिर से लाए जाने से पहले बहुत उसकी बातचीत करने की जरूरत है, और आपको सारे सिस्टम तीनों इकट्ठे उसको रेगुलेट करने पड़ेंगे। सिर्फ डॉक्टर्स को रेगुलेट करने से काम नहीं चलेगा, ये रियलाइज कर लिया गया है। ओके सर, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। हमें भी सबको इंतजार है कि कब जाकर एक बार फिर से इस इकोसिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। कई लूपहोल जो डॉक्टर दावड़े ने बताया उसको दूर करने की जरूरत है, लेकिन मकसद यही है कि आम लोगों को कब मिलेगी अफोर्डेबल दवाइयां। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन फिलहाल वो इंतजार थोड़ा लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर जयेश लेले, डॉक्टर गोपाल दावड़े, चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।